में ज्यादा दम नहीं है और इंडिया गठबंधन हमेशा की तरह मजबूती से गरीबों के हक में आवाज उठाएगा, संविधान की रक्षा का प्रण निभाते रहेगा। जी हां, आज दरअसल राहुल गांधी वायनाड में थे, जहां अपनी जीत के लिए उन्होंने लोगों का आभार प्रकट किया और साथ ही यह भी बताया कि वे रायबरेली को चुने या वायनाड को, किसी भी फैसले से जनता खुश ही होगी। खुश नहीं होगी की बात नहीं, खुश ही होगी। यानी कि चाहे वो वायनाड में रहें या रायबरेली में रहें, लेकिन जनता किसी भी फैसले से खुश होगी। और वहीं जनता को उन्होंने याद भी दिलाया कि मोदी ने किस तरह नकारात्मक चुनाव प्रचार किया और कैसे देश को धोखे में रखा। लेकिन इंडिया गठबंधन अब नजर बनाए रखेगा कि मोदी सरकार लोगों को गुमराह न कर सके। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए जरा सुन लेते हैं, उनकी जुबानी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। And many people are speculating Wayanad or Raebareli. Everybody knows the answer to this question except myself. You know, in politics, everybody knows everything except the person who's doing it. So, don't worry. Both Raebareli and Wayanad will be very happy with my decision. सब लोग यहां पर अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं रायबरेली को चुनूंगा या वायनाड को चुनूंगा, और ये डिसीजन मैं किस पे लूंगा, यानी कि या तो मैं वायनाड में रहूंगा या मैं रायबरेली को चुनूंगा। ये अभी तक मैं नहीं सोच पाया हूं, मैं नहीं समझ पाया हूं, लेकिन बाकी सब लोग, इस देश की जो जनता है या देश के जो समीक्षक हैं, वो सब समझ चुके हैं। लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे वायनाड हो या रायबरेली हो, जिसको भी मैं चुनूं, डिसीजन जो मेरा होगा वो अच्छा ही होगा, यानी कि जनता उससे खुश ही होगी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कल रायबरेली के लोगों का शुक्रिया अदा किया था और आज वो वायनाड पहुंचे। अखिलेश यादव भी इसी तरह कन्नौज और मैनपुरी के लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन के नेता अब भी जमीन से जुड़कर काम करने में लगे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो किस तरह एनडीए सरकार पर निगरानी रखने वाले हैं। इधर खुद एनडीए के भीतर अब दरार दिखने लगी है। जी हां, दरारें दिखने लगी हैं एनडीए के अंदर। आज एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया जिसमें वो 400 पार के नारे के नुकसान बता रहे हैं। जी हां, शिंदे कह रहे हैं कि जो 400 पार का नारा था उससे हमें नुकसान हुआ है। सुनिए, इसको कहते हैं नीचे से हाथ लगाना। आप जानते हैं दोस्तों कि होता क्या है कि आप जो ओरिजिनल बातें हैं वो कह दीजिए, लेकिन उसके बाद धीरे से ये भी बताइए कि नहीं जी, मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन 400 नारा किसने दिया था? 400, अब की बार 400 पार। याद कीजिए, पहली बार ये नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था और संविधान बदल देंगे, ये बात इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने कहते हुए उन लोगों से आपने सुने। लेकिन क्या इस नारे के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने कभी आवाज बुलंद की? कभी बोला उन्होंने कि नहीं ये नारा गलत है, ऐसा नहीं होने जा रहा है? नहीं बोला, बाद में वो कह रहे थे। तो यहां पर एकनाथ शिंदे साफ साफ कह रहे हैं कि हमें इस 400 पार के नारे से दिक्कत हुई। दिक्कत ही नहीं बल्कि जो सीटें कम हुई हैं उसमें ये 400 नारा, जो 400 पार का नारा है, ये बड़ा योगदान देता हुआ नजर आया। और इसके अलावा जो तमाम ऐसे मसले जिसमें संविधान की बात की आएंगे तो संविधान बदल देंगे, ये सब यहां हावी रहा। और इसीलिए महाराष्ट्र में शिंदे गुट को, मोदी का गुट बीजेपी को और पवार गुट एनसीपी को वहां कम सीटें आई हैं। मंत्रालय बंटवारे के बाद अब महाराष्ट्र से जो है ये नई तरह की नाराजगी सामने आ रही है। इन बातों को आप अगर ध्यान से गौर फरमाइए तो समझ में आता है। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच भी नाराजगी दिख रही है। केंद्र की एनडीए सरकार के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी एनडीए और ओडिशा में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया है। आज दोनों राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू रिकॉर्ड चौथी बार सीएम बने और वहीं ओडिशा में 4 बार के सीएम नवीन पटनायक की जगह अब बीजेपी के मोहन मांझी ने शपथ ली है। ओडिशा ने तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करवा दिया, यानी ओडिशा में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन आंध्र प्रदेश में महज 8 सीटें जीतकर ही सत्ता में शामिल होने का कमाल बीजेपी ने फिर से किया है, ताकि वो भारत के नक्शे में दिखा सके कि कितने राज्यों में भगवा रंग फैल गया है।
लेकिन बीजेपी जो नक्शा देश को दिखाना चाह रही है वह असल तस्वीर से काफी अलग है दोस्तों। सच तो यह है कि बीजेपी के लिए इस बार केंद्र पर ही भगवा रंग चढ़ाना मुश्किल हो गया है और इसके साथ ही मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो सरकार को गिरने से कैसे बचाए। अब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे खड़ी हुई सरकार में एक नई परेशानी और आ गई है। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच ही दरार दिखने लगी है। आपको बता दूं कि आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी मोदी, शाह, नड्डा, नायडू, इन सब के अलावा एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान सब पहुंचे। लेकिन जी हां, लेकिन नीतीश बाबू ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कहा था कि चाचा 4 जून के बाद कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए सरकार में शामिल हैं और अब तक कोई बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया है। लेकिन पहले मंत्रालय बंटवारे में बीजेपी से जो नाखुशी नजर आई, यानी मंत्रालय में जो मंत्री पद है उसके बंटवारे से नीतीश बाबू और खासकर उनकी पार्टी की बीजेपी से नाराजगी, नाखुशी नजर आई और अब वही नाखुशी नीतीश कुमार की नायडू से भी दिख रही है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि नीतीश कुमार नायडू के सामने खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हों, क्योंकि चर्चाएं तेज हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद आंध्र प्रदेश के खाते में और नायडू के परिवार में ही जा सकता है। दरअसल डी पुरंदेश्वरी जो नायडू की सिस्टर इन लॉ हैं और बीजेपी नेता हैं, उन्हें यह पद मिल सकता है। जबकि नीतीश कुमार को बड़ी आस थी कि रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले की तरह उन्हें मिले और वो ना हो तो कम से कम लोकसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी के सांसद को बनाया जाए। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक एनडीए में जिस तरह की दरारें दिखने लगी हैं दोस्तों, वो कब बड़ी हो जाएं और कब मोदी सरकार उन दरारों में समाकर खत्म हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या मोदी और शाह इन दरारों को भर पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले 2 बाइट आपको और सुनाना चाहता हूं। एक बाइट आज की राहुल गांधी की, और ये राहुल गांधी की बाइट आज उसी वायनाड की है जहां राहुल गांधी पहले तो भी आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चाहे रायबरेली में रहूं या वायनाड में रहूं, यानी कि इन दोनों में से किसी भी सीट को मैं लूं, लेकिन देश की जनता का ही भला होगा। दूसरी बाइट जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी। एंड द ट्रूथ इज दैट व्हाट वी हैव टुडे इज अ क्रिपल्ड गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट दैट हैज बीन बीटन सो बैडली बाय द इंडियन अलायंस दैट इट कैन नॉट वॉक स्ट्रेट। Certainly not a government that is going to capably lead this country. The India Alliance and the Congress Party has also completely destroyed the idea of Mr. Narendra Modi. Today, the Narendra Modi you see is a completely different Narendra Modi than before the elections. आज जो नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, क्या ये नरेंद्र मोदी वही हैं जो इलेक्शन से पहले के थे? यहां तमाम बातें यहां रखते हुए राहुल गांधी, लेकिन उसी नरेंद्र मोदी, इन्हीं नरेंद्र मोदी पर कल इन्होंने हमला बोला था और बहुत ही शानदार हमला बोला था इन्होंने रायबरेली से। जरा उसको भी सुन लीजिए। रायबरेली से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते वाराणसी से। देखिए जरा रायबरेली में राहुल गांधी कल क्या कह रहे थे। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं,
हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। तो सुन रहे थे आप सीधा सीधा यहां सीधी चुनौती कि अगर बहन लड़ जाती तो 2-3 लाख वोट से हार जाते, और जिस नफरत की राजनीति आप करते रहे उसे इस देश की जनता ने नकार दिया है। ये कल कह रहे थे और कमोबेश इसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए वायनाड में राहुल गांधी नजर आए। आप जानते हैं कि चाहे रायबरेली हो या वायनाड, इन दोनों में से एक सीट तो रायबरेली को छोड़नी होगी, और उनमें से कौन सी सीट ये छोड़ेंगे। इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जब अमित शाह पहुंचे, सीधे अमित शाह जब पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू के विजयवाड़ा में जहां चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण कर रहे थे। महाराष्ट्र से बिहार तक आखिर सियासी घमासान क्या है और एनडीए में क्यों दिखने लगी है दरार, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ नवेंदु जी हैं और हमारे साथ अमलेंदु जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। क्या बात है डॉक्टर राकेश पाठक जी कि चाहे वो सेंट्रल हॉल हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के समय स्वागत समारोह हो, सब जगह एक ही गुलदस्ता घूम रहा है। ये गुलदस्ते की कमी हो गई है क्या? फूल खिले हैं गुलशन गुलशन बचपन में सुना करते थे, यहाँ तो गुलशन भी दिखाई नहीं दे रहा है और फूल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक ही गुलदस्ते को इधर से देते हैं, उधर से फिर लेके आते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं। ये 4 गुलदस्ते ही आदान प्रदान करते हुए नजर आएंगे। अब इधर गया, यहाँ से उठाए, इधर दिए, ये रिसाइकिल हो रहा है। काउंटिंग ये कर लीजिए, आप देख लीजिए, मजा आएगा देखने में। ये हम लोग वो खेलते थे ना म्यूजिकल चेयर, याद है ना? ये म्यूजिकल चेयर वाली चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ रखे, यहाँ से उधर लेके गए, उधर से इधर लेके आए, और यही आज वहां हो रहा था। जरा आप उस तस्वीर को ले आइए। यहाँ देखिए चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे हैं, आते हैं, देश के गृह मंत्री कद्दावर नेता हैं, इनके साथ एक ही गुलदस्ता है और ये लेते हैं, ये देते हैं, और अमित शाह जी इनके सुपुर्द करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर ये अमित शाह जी इसी गुलदस्ते को पकड़ा देते हैं अपने अंगरक्षक को, और फिर वही गुलदस्ता ये देते हैं जेपी नड्डा को, दे दो, जेपी नड्डा भी स्वागत कर लें। ये देख लीजिए, नड्डा साहब भी स्वागत कर रहे हैं। चलिए खैर, इसमें से एक एक फूल निकाल के दे देते, ज्यादा ठीक था। खैर कोई बात नहीं। चलिए आपसे जरा समझूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहां नीतीश कुमार नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है, बीमार है। जी डॉक्टर साहब, पहले तो गुलदस्तों पर बात कर लें। देखिए, इसका एक सकारात्मक पहलू है। अगर आप मोदी जी से पूछेंगे, हम आप तो खैर कभी नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन जो उनका भोंपू मीडिया है उसका कोई पत्रकार पूछेगा तो मोदी जी इसे गुलदस्तों के रोस्टर सिस्टम को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दें। वे कहेंगे देखिए, ज्यादा गुलदस्ते बनाने के लिए ज्यादा फूल तोड़ने पड़ते, ज्यादा फूल तोड़ने के लिए पेड़ों को सूना करना पड़ता, इसलिए हमने सेंट्रल हॉल से लेकर यहाँ विजयवाड़ा तक गुलदस्ते का रोस्टर सिस्टम लागू किया है। ये अमृत काल में एक नई व्यवस्था मोदी जी ने की, इसको नवाचार कहा जाएगा, और देखिएगा लोग ताली बजाएंगे इसको। खैर ये हास प्रयास का विषय है, लेकिन मैं कल की एक घटना से बात शुरू करके आज नीतीश तक आएंगे। कल मोदी जी ने एक ट्वीट किया, राजीव जी, उन्होंने कहा कि अब हमारे जो समर्थक हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, वे अपने सोशल मीडिया हैंडल से, प्रोफाइल से मोदी का परिवार हटा दें। बड़ी मजेदार बात है, जब जरूरत थी तो पूरा मोदी का परिवार बन गया था, अब चुनाव हो गया, अब जरूरत नहीं है। तो मुझे एक शेर याद आता है जी, वो मुझको हुक्म देता है सिपह सालार जो ठहरा, वो मुझको हुक्म देता है सिपह सालार जो ठहरा, मैं उसकी जंग लड़ता हूं, मैं बस हथियार जो ठहरा, उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का नहीं,
होशियार जो ठहरा। जी तो मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार तो बना लिया था, लेकिन वे खुद उस परिवार में शामिल हैं कि नहीं हम सब जानते हैं, क्योंकि जरूरत के वक्त वे देश की पीड़ा को एड्रेस नहीं करते, वे मणिपुर की आवाज नहीं सुनते, वे किसानों की आवाज नहीं सुनते, क्योंकि वो उससे पैसा ला रहे हैं, हुक्मरान हैं, सब होशियार जो ठहरे। अब उनकी होशियारी पर नीतीश कुमार जैसे चतुर सुजानों की होशियारी भारी भारी पड़ सकती है। नीतीश कुमार अब तक कई बार पाला बदल चुके, हम सब लोग जानते हैं। यद्यपि जब भी नीतीश कुमार का जिक्र होता है, मैं बड़ी विनम्रता से यह आपत्ति करना चाहता हूं कि अकेले नीतीश कुमार को पलटीबाज कहना उनके साथ अन्याय है। सबसे बड़े पलटीमार नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जी वे जिसे पीठ में छुरा भोंकने वाला बताते हैं, अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंकने वाला नायडू उसके साथ आज मंच पर खड़े हुए हैं, पीठ थपथपा रहे हैं दोनों एक दूसरे की। ये दृश्य भी पहली बार देखा गया है कि मोदी जी की पीठ भी कोई थपथपा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 4 तारीख के बाद कहां खड़े। नीतीश कुमार 4 जून के बाद बदले बदले से होंगे, ऐसा उनके भतीजे ने कहा था, तेजस्वी यादव ने। ये पहला मौका है जिसमें वे किसी सार्वजनिक समारोह में नहीं गए, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता लोग, नेता लोग कई ऐसे मुद्दे रख चुके हैं, जैसे समान नागरिक संहिता का मामला है, उन्होंने कहा इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, अग्निवीर पर पुनर्विचार होना चाहिए, जातिगत जनगणना का मसला है। ये सारे ऐसे सैद्धांतिक विषय अभी धीरे धीरे सामने आएंगे कि मोदी जी को यह समझ में आने लगेगा कि अब वे न विश्वगुरु हैं, न विनाशी हैं, न अवतार हैं, न दैवी चमत्कार है। जी वे दूसरे दलों पर आश्रित एक विवश और मजबूर प्रधानमंत्री हैं, और उन्हें अपनी सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे समझौते अभी करना पड़ेंगे, और वे समझौते करके वे कितने दिन सरकार चला पाएंगे, ये हर दिन के साथ कठिन होता जाएगा। अंतिम बात, राहुल गांधी के तेवरों को अगर हम नापना चाहें, आंकना चाहें, तो राहुल गांधी नतीजे निकलने के बाद हर दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वो ऐसा सलूक है कि वे हर दिन उन्हें आईना दिखा रहे हैं, हर दिन बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपकी सारी राजनीति धरी रह गई। चाहे वे प्रियंका गांधी के बनारस में लड़ जाने पर 2-3 लाख वोटों से हारने का दावा करें, भले प्रियंका गांधी न जीतती, लेकिन आज इस तरह के बयान जारी करके राहुल गांधी हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद छांटने का काम कर रहे हैं। वे रोज छेनी हथौड़ा लेकर निकलते हैं और 1-2 इंच रोज छांट देते हैं मोदी जी को। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि अब वे भी पूर्णकालिक होल टाइमर पॉलिटिशियन हैं। वे सारे लटके झटके जो हम राजनीति में दूसरों में देखते आए हैं, वे सब राहुल गांधी ने अब अपना लिए हैं। वे खेलना सीख गए हैं कि राजनीति में किस तरह खेल खेला जाता है। तो आने वाले दिनों में अभी देखना होगा कि वायनाड और रायबरेली को लेकर जो उन्होंने कहा है, मैंने अभी कुछ पोस्टर देखे थे, वायनाड में पोस्टर लगे हैं, सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं, डियर ब्रदर राहुल प्लीज डोंट लीव अस, हमें मत छोड़िए, वायनाड वाले ऐसा कह रहे हैं। अब राहुल ने जो संकेत दिया है कि दोनों को खुश रखेंगे, वो किस तरह रखेंगे हमें अभी देखना है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वायनाड के लोगों को कैसे खुश रखेंगे राहुल गांधी, आने वाले समय में देखना होगा। और देखना यह भी होगा कि कैसे राहुल गांधी खुश रखेंगे रायबरेली के लोगों को। दोनों में से एक जगह तो राहुल गांधी को छोड़ना ही होगा। और राहुल गांधी क्या रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड, कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी कह रहे थे कि ये मुझको छोड़ करके सबको पता है कि मैं किसको रखूंगा किसको छोड़ूंगा। ये बात भी अभी अपने भाषण में राहुल गांधी की जुबानी आपने सुनी। इस बीच आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम साथियों, दर्शकों, हमारे शुभचिंतकों, आप सबका शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने डीबी लाइव को 75 लाख सब्सक्राइबर वाला एक चैनल और 75 लाख दर्शकों और सब्सक्राइबर वाला एक परिवार बना दिया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि 75 लाख सब्सक्राइबर्स के एक माइलस्टोन को डीबी लाइव ने पार किया है और बहुत जल्दी पार किया है। पिछले 2 महीने में 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े और इसी महीने रिकॉर्ड दर्शकों की संख्या रही
वो भी उस दिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे। 10 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने एक दिन में, यह भी रिकॉर्ड है कि 4 जून को 10 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने डीबी लाइव को देखा, नतीजे देखे। और ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े, चाहे वो डिजिटल हो या सैटेलाइट चैनल हो, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उस पर नहीं देखे गए जितने यहां देखे गए। नंबर 1 पायदान पर डीबी लाइव 4 जून को दर्शकों की संख्या में रहा, 10 करोड़ से ज्यादा। और कल रात को 75 लाख के माइलस्टोन को डीबी लाइव ने पार किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप लोगों को। अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना दुलार ऐसे ही बनाए रखिए, बरकरार रखिए और इसको जल्दी से जल्दी 1 करोड़ में पहुंचाइए, ताकि हमारी बातें ज्यादा और ज्यादा लोगों तक पहुंचें। हमारी बात, हमारे विचार और आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं वो भी दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुंचे। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस सफर में सबसे बड़ी चीज जो है ये हमारे पैनलिस्ट साथियों का योगदान है। आप जानते हैं इनके विचार आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं और काफी मेहनत करके, घंटों पढ़ के, रिसर्च करके आते हैं, तब यहां पर अपनी बातों को रखते हैं। तो इन सब का भी, हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आना चाहता हूं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, अब जरा इस सब्जेक्ट पे आते हैं। महाराष्ट्र से बिहार तक सियासी घमासान और एनडीए में पड़ने लगी है, दिखने लगी है दरार, यह हमारा सब्जेक्ट है। और इसी के इर्द गिर्द जो बातें हम कह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह कि आप चाहे ओडिशा देखिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश देखिए, लेकिन आप इससे बाहर निकलिए तो आपने एकनाथ शिंदे की बात सुनी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थोड़ा सा घबराए हुए, डरे हुए नहीं नजर आ रहे थे एकनाथ शिंदे। उनकी बातों से यह नहीं लग रहा था कि आने वाले चुनाव में और भी लॉस, और भी घाटा होने जा रहा है। और उधर नीतीश बाबू परेशान नजर नहीं आते, जो नहीं पहुंचे, सब पहुंचे आज आंध्र प्रदेश, लेकिन नीतीश बाबू नहीं पहुंचे। क्या कुछ हो सकता है इन दोनों की अगर समीक्षा की जाए, चाहे महाराष्ट्र हो एकनाथ शिंदे या इधर नीतीश कुमार हो? राजीव जी, इन लोगों ने खून का घूंट पिया है और बहुत अभी अभी पिया है कि इन्होंने समर्थन दिया इस उम्मीद से कि इनको बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन मिला क्या? मछली पालन। तो अब इस मछली पालन को कितने समय तक बर्दाश्त कर पाएंगे, कब तक अपने मतदाताओं को समझा पाएंगे, ये बड़ा आवश्यक है। दूसरी बात देखिए, जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण है। परसों मैंने कहा था राजीव जी कि नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि हम सरकार तो ऐसे ही चलाएंगे। जनमत को उन्होंने ठेंगे से लिया जी, और ये कहा कि जी सरकार ने, जनता ने हमारी सरकार को रिजेक्ट किया है, हम अब बीजेपी की बात ही नहीं करेंगे, एनडीए की बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के सारे मंत्री उन्हीं विभागों के साथ हम लेकर सामने आएंगे, जिसको जनता ने नकारा, बहुमत से नीचे उतारा। अब आप देखिए कि सरकार की तरफ से जो पहला नीतिगत बयान आता है वो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का आता है। वो नीतिगत बयान क्या है? वो कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे एजेंडा पर है। इस नई सरकार में नीतिगत पहला बयान अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री का आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे एजेंडा पे है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है जी। अब मुसलमानों को आरक्षण देने वाले जो शपथ ले रहे हैं अभी, उसका वादा करने वाले चंद्रबाबू नायडू, जो एक आलीशान हज हाउस वहां बनाने जा रहे हैं, उनको तय करना है कि अर्जुन मेघवाल के इस बयान को वो संसद में मेज थपथपा के स्वागत करेंगे जब पार्लियामेंट बैठेगी, कि समर्थन जारी रखेंगे कि समर्थन वापस लेंगे। ये सवाल अब उनके सामने है, ये सवाल नीतीश कुमार के सामने है, जो इफ्तार पार्टियां करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर कानून मंत्री ये कह रहा है जिस सरकार में वो शामिल हैं, वो क्यों शामिल हैं? क्या उनकी सहमति नहीं है? क्या कोई भी व्यक्ति उसकी असहमति मान सकता
सकता है। ये कैबिनेट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है कैबिनेट में। जी। तो इसलिए इन दोनों को अब ये तय करना है कि बीजेपी ने या मोदी सरकार ने एक इशारा दे दिया है, मंत्रियों को जारी रख के वही मंत्रियों को, उन्हीं मंत्रियों को बिग फोर, बिना पोर्टफोलियो चेंज किए, और अब पहला नीतिगत बयान कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जारी रखेंगे, हमारे एजेंडा में है। नौकरियों का वादा नहीं किया उन्होंने, सरकार की तरफ से नौकरियां जनरेट होंगी, नहीं वादा किया गया। 30 लाख वैकेंसियां हैं, नहीं वादा किया गया। जातिवार जाति जनगणना कराएंगे, नहीं वादा किया गया। तमाम सारी ऐसी बातों पर कोई वादे नहीं किए गए, कोई नीतिगत बयान नहीं आया जी। तो अब इनको तय करना, दूसरा विपक्ष को तय करना है कि विपक्ष क्या इनके समर्थन वापसी का इंतजार करे या बिहार और आंध्र प्रदेश में इनके खिलाफ इनको बीजेपी का ही एक पार्टनर मानते हुए राजनीति शुरू कर दे। ये विपक्ष को तय करना है, इंडिया गठबंधन को तय करना है। और इस तरीके की बयानबाजी देखिए बहुत समय तक होगी, तो ये लोग भी राजनेता हैं जी। दबाव इन पर तभी पड़ेगा जब इनके खिलाफ राजनीति होगी। और मुझे लग रहा है कि एक सप्ताह के भीतर अगर बीजेपी ने 2 संदेश दे दिए हैं तो ये इन लोगों के लिए काफ़ी है कि वो इसके बारे में सोचें, अपने जन समर्थन के बारे में सोचें, जिन वादों पे चुनकर आए उसको सोचें, सरकार के समर्थन के बारे में सोचें। लेकिन लग रहा है, ऐसा सरकार की नीयत से लग रहा है कि सरकार कॉन्फ्रंटेशन के, टकराव के रास्ते पर जा रही है। सरकार, मोदी सरकार जिद के रास्ते पर जा रही है। और अगर ये जिद के रास्ते पर जाएंगे तो फिर राजीव जी ये सरकार की स्थिरता पर सवाल को खड़े होंगे, आगे न पीछे। जी जी, सरकार की स्थिरता, ये सवाल तो बहुत बड़ा है और इस पर लगातार जिस दिन से ये सरकार गठित हुई है, बनी है, उस दिन से या उससे पहले से ही, 4 तारीख को रिजल्ट आया, उसके पहले से ही लगातार ये बात हो रही है कि आखिर ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। जिससे भी बात कीजिए, साल भर, 6 महीने, इससे ज्यादा कोई बताता नहीं है। सुनील शुक्ला जी, कितने दिन चलेगी? यहां आपसे भी पूछता हूं कितने दिन चलेगी। लेकिन खैर देखिए, सवाल ये नहीं है कितने दिन चलेगी सरकार, सवाल ये है कि जो हो रहा है आज की तारीख में, देखिए चाहे नीतीश बाबू हों, चाहे इधर चंद्रबाबू हों, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एकनाथ शिंदे को आखिर डर क्यों लग रहा है? क्या एकनाथ शिंदे ये समझ गए हैं कि 400 पार का नारा जो था यह गलत था? क्या एकनाथ शिंदे को यह समझ में आ रहा है कि इसी साल 2 चुनाव झेलने हैं उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भी झेलने हैं और उनको विधानसभा के चुनाव भी झेलने हैं? और अभी से रिजल्ट बताया जा रहा है, अभी से कहा जा रहा है कि ये चुनाव तो हारी महायुति की सरकार जो अभी बनी हुई है, ये गए इस विधानसभा में, चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, रिजल्ट की घोषणा अभी से हो रही है। जिससे पूछिए, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से पूछिए, सब यही कह रहे हैं कि ना अब तो गए। धन्यवाद राजीव जी। तो अगर महाराष्ट्र के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी मुंबई की सभी सीटों में से केवल 1 सीट जीत पाई तो क्या वह महाराष्ट्र की राजनीति का संकेत नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी का यह गठबंधन सभी आदिवासी इलाकों से महाराष्ट्र के चुनाव हार गई तो क्या यह यहाँ उस राज्य के लोगों का एक राजनीतिक संदेश नहीं है? वहां पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां कांग्रेस ने इतनी बड़ी ताकत बटोरी जी, और अजीत दादा पवार 1 सीट पे सिमट गए, तो क्या वहां के लोग राजनीति नहीं बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? शिंदे साहब को बेचैनी होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर आप बिना जन समर्थन के सत्ता हासिल करते हैं, तोड़ फोड़ करके सत्ता हासिल करते हैं, तो आपके अंदर बेचैनी होगी, क्योंकि सत्ता की स्थिरता तो तभी है जब आपके साथ जन समर्थन। क्या शिंदे साहब अपने साथ जन समर्थन ला करके सत्ता में बैठे हैं या जोड़ तोड़ करके बैठे हैं, पार्टी को तोड़ करके बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में? और अगर इनके पास जन समर्थन होता तो जिन नगर निगमों के चुनाव की आप बात करते हैं, ये बहुत पहले से लंबित है। कोई ऐसा नहीं कि उनका चुनाव विधानसभा के साथ होना है
अब तक उनके चुनाव हो जाने चाहिए थे, चाहे मुंबई बृहत नगर निगम हो और चाहे पुणे का नगर निगम, कि चुनाव सरकार नहीं करा रही है। जो एक चुनाव कराई थी पिछले दिनों व्यापार समितियों का, कृषि बाजार समितियों का, उसमें सब हार गई। वहां का महा विकास आघाड़ी के लोग वहां जीत करके आ गए। शरद पवार ने अपना जन समर्थन दिखा दिया, जो महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता हैं। तो महाराष्ट्र ने अपना राजनीतिक रुख और रुझान स्पष्ट कर दिया, और उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि वहां के लोगों ने इस तोड़-फोड़ की राजनीति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जनादेश के साथ मजाक माना, खिलवाड़ माना कि जनादेश उन्होंने दिया था उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास आघाड़ी को, और इन लोगों ने तोड़ फोड़ करके उस जनादेश को खारिज करने की कोशिश की। तो यह बेचैनी स्वाभाविक है। एक तरफ जहां शिंदे साहब असली शिवसेना के दावेदार होकर के उभरे थे, निर्वाचन आयोग ने इनको असली शिवसेना का दिया था, वहीं उसके विपरीत उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ अपनी बड़ी ताकत दिखाई, कांग्रेस से अपनी बड़ी ताकत दिखाई। यह ताकत कोई स्वघोषित नहीं है, वो जन समर्थन की ताकत है। अगर जनता महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी है तो स्वाभाविक है कि शिंदे साहब को चिंता होनी चाहिए जी। और अगर शिंदे साहब के मुख्य सचेतक ने, संसद के मुख्य सचेतक जो है, अगर वो ये कहते हैं कि हम 7 पार्टियों के 7 सांसदों की पार्टी हैं और सरकार हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रही है, तो ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि वह अपने आप को एनडीए में किस स्थान पे पा रहे हैं। तो ये मैं मानता हूं कि शिंदे साहब जो देख रहे हैं वही होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी अगर आप याद कीजिए 2019 के चुनाव में क्या हुआ था। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई थी, और महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी को करारी चोट पहुंची थी। 2019 में जबकि जबरदस्त सफलता मिली थी, इस चुनाव में तो उनको बहुत पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये जो दरार दिखाई पड़ रही है वो आश्चर्यजनक नहीं है, यह स्वाभाविक है। बिहार की भी स्थिति वही है। बिहार में तो नाराजगी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि विभागों के बंटवारे को लेकर के जनता दल यूनाइटेड कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं देगा। वह सत्ता लोलुप होने का आरोप अभी झेलने के लिए तैयार नहीं है। वह सत्ता की मलाई में हिस्सेदार है, यह आरोप नहीं झेलेगा। वह अभी नए बिंदुओं की तलाश करेंगे। और आपको दिखाई पड़ेगा, मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान यह स्थिति और गंभीर हो जाएगी। आपने कहा पुरंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि नायडू साहब इसको स्वीकार करेंगे। और आप याद कीजिए 12 सदस्यों को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्होंने अपना लोकसभा अध्यक्ष बनवाया था। हमेशा से एनडीए, जब भी आप गठबंधन की सरकारें बनी है केंद्र में, जो प्रमुख विपक्षी दल, जो प्रमुख दल रहा है सत्ता का, उससे अलग सहयोगियों के लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। चाहे मनोहर जोशी जी हो, चाहे बाल योगी जी हो, चाहे संगमा साहब हो। संगमा साहब एनसीपी नेता के रूप में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी ग्रहण की थी। एक बार, केवल एक बार ये हुआ था जब मीरा कुमार अध्यक्ष बनी थी, और उस समय भी इसलिए हो पाया था यूपीए सरकार में जब यूपीए के लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए मीरा कुमार जी अध्यक्ष बन पाई। अन्यथा गठबंधन की सरकारें जब जब बनी है देश में, जो सहयोगी दल रहे हैं उन्हीं के अध्यक्ष को माना गया है और लोगों ने हर्ष दिया है। यह केवल इसलिए है कि गठबंधन के सहयोगी दलों में विश्वास बनाए रखने के लिए, इस बात का विश्वास बनाए रखने के लिए कि जो मुख्य सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, या उनको जो पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगर यह वर्तमान एनडीए सरकार जो बनी है, जो पहले मोदी सरकार हुआ करती थी, अगर एनडीए सरकार ये कहती है कि हम एनडीए सरकार हैं, तो उसको अपने सहयोगियों का विश्वास हासिल करना ही पड़ेगा। और वह विश्वास तभी प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा जब उनके मंशा के अनुकूल लोकसभा का अध्यक्ष होगा। वो चाहेंगे कि हमारे बीच का लोकसभा अध्यक्ष 12 सदस्यों के साथ जब टीडीपी ने अपना लोकसभा अध्यक्ष बनवाया था, तो आज तो 17 सदस्य उनके पास है। ऐसा संभव नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू साहब को जितना यह देश जानता है, ये जानता है कि वो इस तरह से झांसे में आने वाले लोगों में से नहीं है। वो चीजों को बहुत साफ, एकदम पाक साफ रखना चाहते हैं, एकदम साफ लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि यह है और यह है।
इसका माने यह मत निकालिए, उसका माने यह मत निकालिए, जो माने आपको लग रहा है वही चीज सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि पुरंदेश्वरी पर वो सहमत हो पाएंगे। सहमत हो जाते हैं हालांकि बात है, उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन जितना नायडू साहब को लोग जानते हैं उसमें इसको स्वीकार कर पाना मुश्किल है। अब आपने ये कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार जी नहीं गए, ये बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा एनडीए वहां दिखाई पड़ा, पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ी, और मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार को आमंत्रित जरूर किया गया होगा एनडीए को अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी भी नीतीश कुमार है, वो किन वजहों से नहीं गए अभी कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा, अभी कोई बयान तो नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को लेकर के जेडीयू और टीडीपी में कोई मतभेद नहीं हुआ, ये दोनों एक साथ रहेंगे इन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए। अगर इन्होंने अलग अलग स्टैंड लिया, मुझे नहीं लगता कि होगा वो, तो ये इनकी अपनी राजनीतिक ताकत कमजोर होगी जी। तो टीडीपी और जेडीयू में तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतभेद होगा, लेकिन ये जरूर है कि अपनी ताकत के साथ रहेंगे, तभी ये एनडीए में अपनी बात को मनवा सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की पार्टी, ये नई वाली भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, यह दबाव की ही किसके कौन कितना दबाव डाल सकता है इस पर निर्भर करता है। और अभी तक किसी ने किसी का दबाव स्वीकार किया नहीं। ये पार्टियों को तोड़ देना, उनके राजनीतिक स्पेस को खत्म कर देना, उनके राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देना, आर्थिक संसाधनों को सुखा देना, ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाती रही है। राहुल गांधी का उदाहरण सबके सामने है कि अपने प्रमुख विपक्षी नेता को, जिसके दोबारा जन समर्थन हासिल हो जाने की संभावना हमेशा बनी रही थी, उसको किस तरीके से अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार को किस तरह से खारिज करने की कोशिश की, क्या क्या नहीं कहा गया उनके लिए। आप एक भारतीय जनता पार्टी के बिहार के ही नेता है सम्राट चौधरी साहब, वो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। मुझे नहीं याद है कि वो पगड़ी भी उनकी उतरी है कि नहीं उतरी है, कि जब तक वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे तब तक वो पगड़ी उतारेंगे नहीं। तो ये बीजेपी उनके साथ कर चुकी है। तो मुझको ये नहीं लगता है कि इस सरकार को समर्थन देने के बावजूद टीडीपी और जेडीयू कोई उनमें आपसे तकरार होगी और वो अपने दबाव की राजनीति को वापस ले लेंगे। वो अपनी दबाव अगर नहीं बनाएंगे तो जो हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार या आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलवाना चाहते हो, चाहे केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता दिलवाना चाहते हो, चाहे अपनी योजनाओं को चलाते रहने के लिए आर्थिक सहायता चाहते हो, वो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सरकार ने मंत्रिमंडल के बंटवारे में ये स्पष्ट कर दिया कि वो क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। तो एनडीए में तो दरार होगा। अगर दो विपरीत सोच के लोग ये जगह इकट्ठे होंगे तो स्वाभाविक है वो दरार होगी। वह दरार कब खाई के रूप में सामने आ जाएगी, हो सकता है कि उसमें समय लगे जी, लेकिन वो भी बहुत लंबा समय नहीं होगा। यह खाई बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी राजनीतिक पूंजी बना के रखनी है। अपनी राजनीतिक पूंजी के संघर्ष में यह स्थिति बन सकती है कि वो एक दूसरे को राजनीतिक स्पेस देने की कोशिश न करें। और इसलिए मेरा मानना यह है कि चूंकि दो अलग अलग सोच के लोग हैं, एक के लिए अल्पसंख्यक मतदाता महत्वपूर्ण है, एक अल्पसंख्यक जनता महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए उसकी कोई कीमत नहीं। यह एक बहुत बड़ा एक वैचारिक मतभेद है दोनों सहयोगियों में और भारतीय जनता पार्टी में। मेरा मानना है कि इसलिए दरार दिखाई पड़ेगी और दरार बढ़ेगी। जी, ये दरार बढ़ेगी, दिखाई भी पड़ेगी और बढ़ेगी। और ये दरार अगर बढ़ गई तो क्या ये सरकार जो है उसमें समा जाएगी, देखना होगा आने वाले समय में। ज़रा आना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। नवेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं। नवेंदु जी, आपसे बेहतर और कौन बताएगा, कहाँ हैं ये नीतीश बाबू, आज क्यों नहीं गए? नीतीश बाबू बस अपने एक अणे मार्ग में है, और अक्सर जब उनको कुछ परेशानी होती है या फिर कुछ दिमाग थोड़ा सा स्थिर करना होता है तो फिर वो घर में ही रह जाते हैं। तो पहले राजगीर चले जाते थे, बड़े फैसले लेने होते हैं तो राजगीर चले जाते हैं, लेकिन अभी कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति रहती है तो घर में ही रहते हैं। खबर बाहर यही निकल के आती है कि तबीयत कुछ नासाज है।
तो वही आज फिर हुआ है नीतीश जी के साथ। लेकिन राजीव जी, वो जो पूरा मसला है ये नीतीश कुमार का या फिर एनडीए का, तो मैं आपने जो गुलदस्ते वाली तस्वीर दिखाई, मैं बात वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि ये देखिए पूरा मामला है क्या कि ये गुलदस्ता देने लेने का फिर वो क्या है, वो एक कहावत है पुरानी की चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। तो वो अभी गठबंधन तो बना लिया इन्होंने, चूंकि मजबूरी थी, जनादेश बीजेपी को नहीं मिला और जनादेश से बहुत पीछे रह गई, 32 सीटें पीछे रह गई। तो लेकिन सरकार बना के लेकिन वो हेरा फेरी से बाज नहीं आएगी। और वही हेरा फेरी जो इस गुलदस्ते में हो रही है कि आप देख रहे हैं कि अमित शाह वो गुलदस्ता देके फिर कार में रखवा देते हैं, फिर कार से वही गुलदस्ता निकाल के और फिर नड्डा देते हैं। तो इसकी क्या जरूरत थी? दोनों मिलकर भी ये गुलदस्ता दे सकते थे नायडू को। तो ये है हेरा फेरी। यही हेरा फेरी एनडीए में जो बड़ी पार्टी होने के नाते नरेंद्र मोदी और अपनी पुरानी आदतों से लाचार, अपने पुराने वैचारिकी से लाचार नरेंद्र मोदी ये करेंगे और कर रहे हैं, जिसके तमाम संकेत आने शुरू हो गए हैं। लेकिन बात है नीतीश कुमार की। तो देखिए, नीतीश कुमार के बारे में आप सब हम लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, और बिहार के लोग खास तौर पर ज्यादा जानते हैं इसलिए कि बिहार के लोगों ने जाने कई बार जो है नीतीश को सरकारें गिराते बनाते और फिर मुख्यमंत्री होते देखा है। तो देखिए, नीतीश कुमार वो सियासी पतंगबाज हैं कि जो दूर उड़ाते हैं पहले गुड्डी को, तो गुड्डी जब आकाश में उड़ने लगती है एकदम, तब वो पतंग काटते हैं। तब तक जो है मांझा लगाने का काम वो जो है वो किया करते हैं, बखूबी किया करते हैं, और अंदाजा नहीं होता है कि यही आदमी फिर इस गुड्डी को काटेगा भी। तो ये है नीतीश की पॉलिटिक्स, और इस पॉलिटिक्स के तहत नीतीश बखूबी विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया ये सही बात है। और लौटे हैं जब से नीतीश दिल्ली से कल, तो कल 2 दिनों में तस्वीर बदली हुई है उनके समर्थकों में भी, उनके कार्यकर्ताओं में भी। वो तस्वीर यही है कि जो अपेक्षा थी, तो पहले चरण में वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई और 2 लोगों को इन्होंने अपना मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो तीसरा संजय झा को भी चाहते थे कि वो मंत्री बने, लेकिन संजय झा को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए 2 ही कोटा उनको देना था। इस पर लाख मान मनोबल के बावजूद ये नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि जो विभागीय विभाग बांटे गए हैं इन मंत्रियों को, उसमें इन दोनों मंत्रियों को वो विभाग दिए गए हैं जो कि आप कहें कि बहुत ही वो एक कोई भी विभाग ठीक है, काम काज करने के लिहाज से ठीक होता है, लेकिन वो जो मलाईदार वाला मामला होता है तो इसमें कुछ नहीं है। दूसरा है कि पावर के मामले में भी कोई प्रभावशाली विभाग ये नहीं है, जबकि नीतीश कुमार आप जानते हैं, और ये एक जमीन पर सतह में हवा में भी ये बातें है कि नीतीश कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल में भी, कुछ चंगुल में भी हैं मोदी शाह के। तो ये स्थिति उनकी ये निराशा पैदा कर रही है कि वो मुश्किल से वो निकल नहीं पाए। तो और कार्यकर्ता जो है इस बात से खुश नहीं है कि जो विभाग उनको मिले हैं। लेकिन एक बात राजीव जी मैं कहना चाहूंगा और समझता हूं कि नीतीश कुमार को गठबंधन करने की भी बड़ी आदत है, गठबंधन चलाने की भी बहुत आदत है, और फिर गठबंधन तोड़ करके एक नया गठबंधन बनाने की भी आदत है। तो अब ये तीनों बातें जो है नीतीश कुमार पर अभी के समय में किस तरह लागू होती है? तो अभी देखिए, सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सामने अब केंद्र की बात जो है उससे कोई भी धागा तभी जुड़ेगा जबकि वो बिहार के 2025 के चुनाव की गुत्थी सुलझा लेंगे। और नीतीश कुमार का असली गेम जो है बिहार का 2025 का चुनाव है। उस चुनाव में फिर से एक बार नीतीश, जो हमेशा उनकी लालसा बनी रहती है, वो फिर से मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं, और उस मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना में कौन उनका सहायक साबित होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि वो एनडीए छोड़ के बाहर आएंगे या एनडीए के साथ रहेंगे। तो ये एक बातचीत भी शुरू हो गई है, और ये रिजल्ट आने के बाद ही, कभी रिश्ता टूटा नहीं आरजेडी का और जेडीयू का। जानने वाले यहाँ जो गहरे तौर पर जानते हैं अंदर खाने की बातों को, वो जानते हैं कि नीतीश
का संवाद जो है लालू से आज तक न खत्म हुआ है न बंद हुआ है। तो ये 2025 का गणित जो है उसको बार्गेन करेंगे नीतीश कुमार, और उस गणित में अगर बीजेपी तैयार हो जाती है तो, नहीं तैयार होती है तो फिर आरजेडी अगर तैयार हो जाती है तो वो बेहतर है कि वो आरजेडी को 2025 में चुनना पसंद करेंगे। तब तक वो, मेरा मानना है कि एनडीए में बने रहेंगे, इसलिए कि वो केंद्र में एक रहे तो जितना कुछ हो सके केंद्र से हासिल कर सके। लेकिन मैंने कहा कि जब गुड्डी उड़ती है पूरे आकाश में तब नीतीश धागा काटते हैं। तो वो है क्या कि बिहार में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और एक बार ये बात आ चुकी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई नीतीश हमारे नेता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये कहा कि नीतीश हमारे नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें उन्होंने जो साफ तौर पर कह दिया डिप्टी सीएम वो भी है। नवेंदु जी, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनाव के समय ही उधर आरजेडी या महागठबंधन में जाने के लिए बने हैं क्या नीतीश बाबू? क्योंकि देखिए, चाहे वो 2015 का चुनाव हो, चाहे वो उसके बाद 2017 में आ जाते हैं, फिर अभी पिछला चुनाव 2020 का हो, और उसके बाद अभी फिर, तो ये चुनाव के समय के लिए ही हम समीक्षा भी वैसे ही कर रहे हैं कि अगले साल चुनाव है, तब नीतीश बाबू हो सकता है उधर आरजेडी की तरफ चले जाए। अभी क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या दिक्कत है अभी जाने में? जा सकते हैं अगर ये चले जाएंगे, अभी भी बात वो बन जाए तो इसीलिए मैंने कहा कि वो बातचीत जारी है, संवाद का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। लालू और नीतीश का फाटक जो है वो खुलता है पीछे में एक साथ, तो वो अभी भी चले जा सकते हैं, इसलिए कि इंडिया गठबंधन के पास भी जरूरतें हैं, तो केंद्र में भी एक अवसर मिल सकता है, लेकिन और राज्य में अवसर। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि इसको नीतीश बखूबी बार्गेन करेंगे, क्योंकि तेजस्वी का एक विकल्प जो है सर्वज्ञात है 2025 के लिए, और आरजेडी उस पर पहले से अड़ी हुई थी। आरजेडी के अंदर ये पूरी तरह से तैयार था। नीतीश खुद भी बयान कई बार दे चुके थे महागठबंधन में रहते हुए कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो एक ये स्थिति है, वो वहां से पीछे ले आना है आरजेडी को। तो नीतीश इस पीछे ले आने की कवायद में जुटे हैं। ये कवायद उनकी सफल होती है तो वो फिर निश्चित रूप से कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात राजीव जी कि देखिए, बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है, उस राजनीतिक समीकरण में नीतीश का फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने में बेहतर हो जाता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो पूरा समीकरण, सामाजिक समीकरण है, वो फिर आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में फिलहाल जब से ये शुरू हुआ कि नीतीश पूरी तरीके से अपने बूते नहीं रहे, माने एक पूरी तरीके से तमाम बहुमत की सीटें लाने वाले नीतीश कुमार नेता रहे जेडीयू की, लेकिन जब से ये सिलसिला कमजोर हुआ तो उनका फायदा आरजेडी के जाने में एक रहता है। तो उस लिहाज से ये विधानसभा चुनाव में दोनों तरफ से गारंटी नीतीश को चाहिए। या तो नरेंद्र मोदी ये मान लें कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, या फिर लालू प्रसाद तेजस्वी मान लें कि 2025 में मुख्यमंत्री होंगे नीतीश, तब तो ठीक है, कोई निर्णय सामने आएगा। लेकिन नहीं, जब तक ये तय होता है तब आप देखेंगे कि नीतीश लालू जी या तेजस्वी यादव, ये इन्होंने तो कभी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश नहीं की। ये तो हमेशा देखिए 2-2 बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। और नीतीश बाबू को वो चाचा, हमारे मतलब चाचा कह के ही बुलाते हैं, और बहुत सम्मानपूर्वक नजर आए जब भी साथ में रहे। जी बिल्कुल, ये सम्मान है, और उन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा कि नीतीश ने ही कहा। दूसरा क्या है कि जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी ये 2022 में, और फिर जो है इसके पहले 17 में भी जब वो हटे थे, देखिए दोनों समय की ये बात थी। नीतीश कुमार ने खुद लालू प्रसाद से कहा था कि अब बच्चा लोग जो है आगे संभालेगा, हम लोगों के लिए तो अब हम लोग गुजरे जमाने के हैं, अब यही एक आध गो चुनाव है, तो इसलिए इसको बढ़िया से निकाल लेना है। उस चुनाव में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो ये उनकी बात थी। और इस बार जो गठबंधन उन्होंने किया था 7 दलों के साथ नीतीश कुमार ने, उसमें भी यह बात आई थी, बल्कि उसमें बात यहां तक आ गई थी कि जेडीयू आरजेडी का मर्जर होगा।
जब लालू प्रसाद अपनी किडनी का ऑपरेशन कराने सिंगापुर जा रहे थे तो लास्ट कन्वेंशन जो उन्होंने दिल्ली में किया था, उस दिल्ली कन्वेंशन में ये पावर पूरा देकर गए थे तेजस्वी को कि इस बारे में वो वही फैसला लेंगे, और मर्जर की बात लगभग तय थी। लेकिन उसके बाद जो जेडीयू का बीजेपी स्लीपर सेल है उसने हल्ला मचाना शुरू किया, जिसके चलते चीजें बदल गई और फिर गठबंधन भी टूट गया। तो तेजस्वी एक माने हुए नेता है और उनके कार्यकर्ता भी ये मान के चल रहे हैं कि बड़ी पार्टी आरजेडी है। और बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। बड़ी पार्टी के होने के नाते भी ये दावा उनका बनता है, तो ये दावा एक आंतरिक तौर पर ये है और ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने कहा कि गठबंधन चलाने में लालू प्रसाद भी गठबंधन के नेता रहे हैं, देवगौड़ा के सरकार में, गुजराल की सरकार में, सब सरकारों में, मनमोहन सिंह के साथ भी रहे, तो उस नाते वो इस बात को समझते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत और जो राजनीतिक हकीकत वो है कि तेजस्वी एक अल्टरनेटिव है और उनको अधिक से जल्दी ये चाहते हैं लालू प्रसाद भी कि वो एक नेता बन करके सामने आ जाए। तो ये एक स्थिति है। लेकिन नीतीश का मन मिजाज बदला हुआ है, उस बदले मन मिजाज से ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को समर्थन किया। लेकिन राजनीतिक और वैचारिकी ये दोनों जो है नरेंद्र मोदी से मेल नहीं खाती है नीतीश की, और वो सारे मामले हैं। देखिए अभी मेघवाल का जो बयान आया यूसीसी वाला, या फिर सीए के मामले में, या जातीय जनगणना के मामले में, पूरे चुनाव नीतीश खामोश रहे जातीय जनगणना के मामले में। लेकिन क्या अब भी वो खामोश रहेंगे? विशेष राज्य के दर्जे पर वो खामोश रहेंगे? नहीं रहेंगे, इसलिए कि 2025 के चुनाव के मद्देनजर भी ये मांगे, ये बातें उनको उठानी पड़ेगी, इसलिए कि एक बार फिर से उभरे हैं नीतीश, तो वो चाहेंगे कि उसको वो जी नवेंदु जी तो राजनीति करेंगे। इसके आगे भी बढ़ते हैं जी नवेंदु जी, इसके आगे भी बढ़ेंगे। नीतीश बाबू पर हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे की कहानी ये जो सुनने में आ रही है कि नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं, सबसे पहला टारगेट बीजेपी का वही सांसद है। इसलिए इतनी चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू के ये 12 सांसद, क्या इनमें से कुछ टूट जाएंगे? क्या बीजेपी अपने कुनबे को किसी भी ढंग से बढ़ाने में लगी हुई अंदर खाने? ये चर्चा भी सियासी गलियारों में चल रही है। इसलिए थोड़ा सा, चूंकि मुकुंद जी उसी बिहार, उसी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां जो अगर आप जहां हैं, माफी चाहूंगा, नवेंदु जी जुड़े हुए हैं, और इसीलिए नवेंदु जी से बेहतर कौन बता पाएगा कि वहां चल क्या रहा है। इसलिए नवेंदु जी से इन चीज़ों को समझ रहा था, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करके, कि आखिर आज नीतीश बाबू क्यों नहीं पहुंचे। नीतीश बाबू को क्या ये पता चल गया है कि बीजेपी जो है वो भस्मासुर की भूमिका उन्हीं की पार्टी पर अदा करने वाली है, और इसलिए अब यहां से एक दूसरी राजनीति शुरू होगी। चलिए इस पे आते हैं अगले राउंड में, लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं जरा जल्दी से अमलेंदु जी, और आपके तुरंत बाद धनंजय जी। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कमजोर कड़ी हैं इस एनडीए चुनाव के, एनडीए सरकार के, ये जो 2024 का चुनाव बीता, रिजल्ट सामने आया, नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की सरकार बनी, अब हिम्मत नहीं कर पा रहा है कोई भी उस सरकार का कि बोले नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, सब वही कह रहे हैं एनडीए की सरकार। तो चलिए अच्छी बात है। क्या सबसे कमजोर कड़ी है नीतीश बाबू या सबसे मजबूत है? देखिए राजीव जी, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि सबसे कमजोर कड़ी है, और चलिए धनंजय जी, चलिए आपके पास आता हूं। धनंजय जी, क्या आपको लगता है नीतीश बाबू जितनी बार पलटी मार चुके हैं, जिस पतंगबाजी की बात कर रहे थे हमारे साथी नवेंदु जी, जिस पतंग, बिहार में गुड्डी कहते हैं, इसलिए मैं ये गुड्डी की बात ये कह रहे थे, तो मैं जरा बता दूं जो साथी नहीं जानते हैं, तो गुड्डी या पतंग जिसको काटने की बात कर रहे थे, मांझा लगा रहे हैं नीतीश बाबू, और आखिरी समय में दांव खेलते हैं, काट देते हैं या कट जाते हैं, जरा ये बताइए। क्योंकि अभी तो थे उधर, इंडिया गठबंधन के संयोजक की भूमिका निभा रहे थे, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ही सही, उनको तो सब कह रहे थे,
उनको अगर कहा गया कि आप आइए, केसी त्यागी, बकौल केसी त्यागी कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें फोन किया, कांग्रेस से लेकर के तमाम दूसरे दलों के नेताओं ने, और वो मोबाइल दिखा रहे थे कि इस मोबाइल में वो रिकॉर्डेड है, अगर है तो इससे बड़ा पद क्या हो सकता है? आपको किसी का पैर तो पकड़ने की जरूरत नहीं थी। इंडिया गठबंधन वाले आकर के आपको प्रधानमंत्री पद पे बैठा रहे थे, तब आप इधर न जाके उधर क्यों जा रहे हैं? और उस समय, जिस समय नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के साथ थे, राहुल गांधी आ रहे हैं, पूर्णिया में उनकी रैली है, पता है, उससे पहले आप पलटी मार देते हैं। अब क्या नीतीश बाबू डर गए हैं? अब क्या नीतीश बाबू को यह लग रहा है कि यहां से हम पलटी मारते रहे लेकिन हमारे साथी जो 12 हैं, इसमें से 2, 4, 10 अगर पलटी मार गए तो मेरा क्या होगा? क्या यह चिंता हो गई है धनंजय जी? अब नीतीश कुमार के लिए चिंता करने के लिए कोई है नहीं। उनका फ्यूचर क्या है, क्या चिंता करें? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं वो, 20 साल से बिहार उनकी मुट्ठी में है, जैसे चाहते हैं करते हैं। तो ये जो नवेंदु भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि गुड्डी जो है जब ऊंचाई पे जाती है तब काटते हैं, उसका आनंद है। और उनकी गुड्डी इसलिए काटेंगे कि नीतीश कुमार जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खेलने के लिए बहुत कुछ। नीतीश कुमार खेल रहे हैं। बीजेपी को या किसी और को अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो पांव भी छू रहे हैं ना, ये लग रहा है कि पांव छू लेते हैं, क्या गिर गए, तो या तो बीमारी की वजह से वो भूल भाल जाते हैं, कुछ इसलिए होता है, या कुछ उनकी उसके पीछे भी उनकी राजनीति है। बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, वो हवा में राजनीति में नहीं है, वो राजनीति अपनी वजह से है, किसी आरएसएस की वजह से नहीं खड़े हैं, न किसी झूठ की वजह से खड़े हैं। उन्होंने जो राजनीति की है बिहार में, वो बिहार की तरक्की की राजनीति की, बिहार को उन्होंने आगे लाया है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछेगा 10 साल में क्या किया, तो उंगली पर गिनने लगेंगे। 370 खत्म किया, 3 तलाक खत्म किया, राम मंदिर बना दिया, उसके बाद क्या किया, तो डंका बज गया विश्व में। विश्व में क्या क्या डंका बजा, तो कुवैत में हमारे 40 मजदूर जो है जल के मर गए, उनको मरने के लिए हिंदुस्तान भी नहीं मिला। तो ये इस पर बात नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार कम से कम ये कह सकते हैं कि मैं जब बिहार में आया तो बिहार की महिलाओं को आगे ला दिया, बिहार की बेटियों को स्वाभिमान से जीना सिखाया, बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, लड़कियों को 50% आरक्षण मिला हुआ भाई साहब, राजनीतिक तौर पे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में। और महिलाएं जिस तरह से बिहार में आगे बढ़ी हैं, कोई दूसरा स्टेट नहीं है हिंदुस्तान में जिस तरह से हुआ है काम वहां। तो मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास उनके लिए इतिहास में जगह बनी हुई है कि एक ऐसा व्यक्ति हुआ राजनीति में जो विपक्ष को वो तय करता था कौन विपक्ष में बैठेगा, कौन सत्ता पक्ष में बैठेगा, भले उसको बहुमत न हो, भले वो गठबंधन की सरकार चलाए, लेकिन वो जो सरकार चलाएगा अपनी शर्तों पे सरकार चलाएगा। और कोई आज भी इतने ताकतवर नरेंद्र मोदी होने के बाद भी आज भी इतनी हिम्मत नहीं बना पाए कि वो जो पगड़ी बांधने वाला जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है वो पगड़ी उतार दे। वो कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, इससे बड़ी राजनीति क्या होती है। तो मैं बोलूंगा नीतीश कुमार, हालांकि देखिए समय की मार तो सबको लगती है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं समय से ज्यादा बड़ा हूँ, बलवान हूँ। हर आदमी हारता है समय के साथ। मुझे लगता है उनकी जो मानसिक हालात है, स्थिति है, वो समय के अनुसार, लेकिन कभी भी पलटी मार सकते हैं। और पलटी मारने का मतलब उनको पता है कि हमको इस जगह से उस जगह जाने में क्या गेन है। अगर गेन नहीं समझ में आता है तो वो नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। और राजनीति में अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, यही चंद्रबाबू नायडू आज जो 135 सीट लेकर के निर्णायक भूमिका में आ गए हैं, वही चंद्रबाबू नायडू पिछले 2 टर्म में जो है कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में। तो राजनीति में बहुत कुछ होता रहता है, राजनीति में बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन मुझे लगता है खिलाड़ी वही है या याद वही रखा जाता है राजनीति से जो खेलता है। नीतीश कुमार राजनीति से खेलते हैं, सेफ गेम नहीं करते। और अगर वो मैं मानता हूं वो भी डेमोक्रेट नहीं है, डेमोक्रेटिक नेता मैं उनको मानता नहीं हूं। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि उन्होंने अपने सामने नेताओं की पीढ़ी खड़ी नहीं की। बिहार में चाहते तो बड़ा एक नेताओं का ग्रुप कल्टीवेट कर दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। और ये सबसे माइनस पॉइंट मानता हूं मैं नीतीश कुमार का। लेकिन जो नवेंदु भाई ने कहा, एक और तरफ इशारा करता हूं कि अगर उनको ये स्थिति आएगी कि बीजेपी को भविष्य दे या आरजेडी को भविष्य दे, तो लिख लीजिए वो जेडीयू को, ये आरजेडी को भविष्य देंगे, बीजेपी को भविष्य नहीं देने वाले हैं। ये नीतीश कुमार जी के बारे में पक्की बात है। जी, तो नीतीश कुमार की राजनीति, और यहां से क्या ये नीतीश कुमार जो है एक मजबूत कड़ी हैं या कमजोर कड़ी हैं,
ये हम समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं यहां पे दोस्तों, क्योंकि यहां से इस आने वाली राजनीति और खासकर एनडीए का जो भविष्य है, एनडीए सरकार जो है वो कितने दिन चलेगी, जो सवाल है, इस सवाल को हम आप तक पहुंचाने की या इस सवाल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आप जानते हैं कि 24 तारीख से अगला जो सोमवार है 24 तारीख, उस दिन से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। अगला 17 है, उसके बाद 24 है जी। 24 तारीख से लोकसभा और 27 तारीख से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी और इसी 24 तारीख से समझ में आएगा कि सदन के अंदर विपक्ष कितनी मजबूती के साथ, कितनी दमदारी के साथ खड़ा है। और ये ना ही 2014 की सरकार है और ना ही 2019 की सरकार है, और ये ना ही 2014 का विपक्ष है और ना ही 2019 का विपक्ष है, ये विपक्ष 2024 का है। ये बात भी नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से पता है, इसलिए उनके चेहरे पर वो भाव आप नहीं देख रहे होंगे जो भाव 4 जून के रिजल्ट से पहले तक थे, वो भाव उसमें कमी नजर आती है। अमलेंदु जी आवाज आ रही है? जी आज आ रही है। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। और फिर उसमें नीतीश बाबू की चर्चा कर रहे थे, यहां से समझें, फिर महाराष्ट्र चलेंगे थोड़ा सा। और महाराष्ट्र में भी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश 16 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा किनारे रखिए, महाराष्ट्र में जो 8 सीटें हैं वो भी गुल खिलाएंगी। और महाराष्ट्र की 8 सीटें और महाराष्ट्र की सरकार, और इसी साल चुनाव है, इसलिए ज्यादा उम्मीद आप जो रिएक्शन देखेंगे, उथल पुथल देखेंगे, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में जो सियासी हलचल देखेंगे वो महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत आप देखेंगे, ये तय माना जाए। महाराष्ट्र नहीं, पहले बिहार चलते हैं अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, नवेंदु जी ने कहावत बताई थी कि वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। तो चोर चोरी से भी नहीं जा रहा है और हेरा फेरी तो कर ही रहा है। ये लगता है बात नीतीश कुमार की समझ में आ गई है कि पहला निशाना जनता दल यू है अमित शाह का, और उसके बाद और लोग निशाना होंगे। और इसीलिए आज नीतीश कुमार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे हैं। बीमार नीतीश कुमार जब होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वो संदेश देते हैं। जब भी बीमार होते हैं, खुद बीमार होते हैं, लेकिन बीमार वो दूसरों को कर देते हैं राजीव जी। तो नीतीश कुमार ने जो आज संदेश दिया वो साफ साफ संदेश दिया है कि मोदी जी और शाह जी थोड़ा जरा संभल के चलिए, आप जो कर रहे हैं वो हमको पता चल रहा है, आप करने क्या जा रहे हैं और आपकी कोशिशें क्या है। ये सूचना शायद नीतीश कुमार को है राजीव जी। और हो सकता है कि कोई बड़ा खेल जो है 26 जून तक हो जाए, क्योंकि 26 जून की बड़ी फिक्र रहती है भारतीय जनता पार्टी को। तो 26 जून को कोई बड़ा काम जो है, ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा काम संसद के अंदर 26 जून को हो जाए और देखते रहना है मोदी जी की ये हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि जो सूचनाएं जिस तरीके से, जाहिर सी बात है राजीव जी, कि अब मोदी जी क्या सब जगह लोग घुसे हुए हैं तो औरों के भी लोग जगह घुसे होंगे। बाकी ये कि जो संपर्क चलती है, सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हो, अजीत पवार ने तो खुल के बयान दे दिया कि इसी संसद सत्र में 300 हो जाएगा। एनडीए तो कैसे हो जाएगा 300, तो ये देखने वाली बात है। वो 300 करेंगे, इसका मतलब कोई ऑपरेशन लोटस चलेगा। तो बीजेपी पहले ऑपरेशन लोटस अपने ही लोगों पर चलाएगी, उसके बाद किसी और पे चलाएगी। और ये बीजेपी को करना भी चाहिए, अगर उनको लंबी पारी खेलनी है और इस सरकार की जो है भ्रू हत्या नहीं करानी है, तो उसको जो है वो लंबी पारी खेलने के लिए अपने लोगों पे ऑपरेशन लोटस करना भी चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार को चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में बार बार चर्चा चलती रहती है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू राजीव जी इस तरीके से है कि अगर जेडीयू आरजेडी के साथ भी चली जाती है तो भी बिहार में अच्छी प्लेयर है वो विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी। और अभी सरकार बचानी है तो सरकार भी बची रहेगी, वो सरकार के लिए भी खतरा नहीं आएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और अगर रहते हैं बीजेपी के साथ में तो ठीक है, बीजेपी के साथ भी रहेंगे, आगे की बातें होंगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो हेराफेरी करने की बातें है वो करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो नीतीश कुमार सावधान होगा। फिर नीतीश कुमार फिर लौट के भतीजी के पास जा सकते हैं, जैसा कि भतीजी ने कहा था कि 4 दिन के बाद चाचा कोई ना कोई निर्णय ले सकते हैं। ये चीजें वहां राजीव जी हो सकता है। और जो आपने बात की बिहार से चलकर के आपने बात की महाराष्ट्र की, वहां भी राजीव जी चीजें इस तरीके की शुरू हो चुकी हैं। वहां भी जो है 14 तारीख को बीजेपी ने अपनी बैठक बुलाई है कि आगे की हमको रणनीति क्या करनी है, इसको तैयार करने के लिए कि क्या संबंध रहेंगे एकनाथ शिंदे के साथ और क्या संबंध रहेंगे अजीत पवार के साथ। यानी खेल वहां भी शुरू हो चुका है
और सूचना ही है राजीव जी की जो शिवसेना के सांसद हैं वो सब उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, तो खेल वहां भी एक शुरू हो रहा है। तो ये दोनों राज्य जो है महाराष्ट्र और बिहार, ये फिर शायद कोई मुसीबत मोदी जी नहीं बन सकते, क्योंकि मोदी जी के जो सिपहसालार हैं अमित शाह अपनी चाणक्यगिरी दिखाने की कोशिश करेंगे, और जाहिर बात है वो दिखानी भी चाहिए। तो वो दिखाने की जो कोशिश करेंगे उसका नुकसान कुल मिला करके बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल ये लग सकता है जी कि जो एनडीए में है वो दरार साफ दिख रही है। नीतीश कुमार का चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में ना जाना ये बताता है कि वो जिस तरीके से मोदी के नॉमिनेशन में नहीं गए थे, बीमार हो गए थे, इसी तरह की कोई बीमारी जो है वो नीतीश कुमार ने पाल ली है, और उस बीमारी का इलाज जो नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं, तो बीमारी क्या हो सकती है नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं जी। नीतीश कुमार की राजनीति जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि इतनी बार पलटी मार चुके हैं, और लेकिन वो कल क्या, अभी से थोड़ी देर बाद क्या करेंगे ये अंदाजा नहीं लग पाता है। और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि पेट के अंदर जो बात है उसको दबा जाना, वो दबा कर रखते हैं, ये तो तय है। लेकिन उधर एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है ये समझना भी जरूरी है। और क्या यहां से एक हलचल, एक खबर ये भी आ रही है कि अभी भाजपा को अध्यक्ष पद चाहिए, देवेंद्र फडणवीस उसके लिए एक कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, और अगर देवेंद्र फडणवीस को हटा दिया जाता है उप मुख्यमंत्री पद से तो फिर क्या होने जा रहा है, ये बहुत कुछ है, कयास है, लेकिन समीक्षा जरूरी है इन सब पे। और इसके साथ क्या और कुछ तार जुड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे आखिर आज क्यों कह रहे हैं कि संविधान 400 पार का नारा, उसके बाद संविधान बदलने की बात आई और यहां से हमको घाटा हो गया। क्या एकनाथ शिंदे के दिमाग में, या वहां बीजेपी और ये जो कुनबा है पूरा का पूरा गठबंधन, महायुति सरकार जो अभी है सत्तारूढ़, उसके अंदर खाने कुछ चल रहा है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, इन तीनों ट्रायंगल को अगर मिलाने की कोशिश कीजिए तो दिल्ली की सरकार जो है वो समझ में आ जाएगी कि कितने दिन चलेगी। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है बिहार से पहले सुगबुगाहट हमें महाराष्ट्र से सुनने को मिलेगी। आज एकनाथ शिंदे का जो बयान है उसमें एक तरह से प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे की खिल्ली है। उनकी ही पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को मखौल के अंदाज में याद कर रहा है, तो समझ लीजिए भीतर कितनी पीड़ा होगी और भीतर कितनी आशंका होगी कि आने वाला समय कठिन होने वाला है। महाराष्ट्र में जिस तरह महाविकास आघाड़ी ने प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, अच्छी खासी बढ़त हासिल की, और उससे अगर विधानसभा की सीटों पर फैलाकर देखें तो सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में सिद्धांतहीन राजनीति में एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, इन्हें घर वापसी करने में कितनी देर लगेगी। और घर वापसी का अर्थ ये होगा कि महाराष्ट्र जैसा एक बड़ा राज्य, जो कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, बहुत बड़ा आर्थिक मददगार साबित होता है महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसके पास हो। हम सब जानते हैं हमारे देश की औद्योगिक राजधानी है बंबई। इस नाते से महाराष्ट्र को खोना, मुंबई को खोना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को तोड़ने और एनसीपी को तोड़ने का अपराध जो बीजेपी ने किया उसकी सजा दी है अभी, और सजा भी पूरी नहीं हुई है। जनता की नजर में अभी सजा पूरी तो तब होगी जब इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे उन्हें घर बैठा दे। अब इसमें एक रणनीतिक समझ के ऊपर बात निर्भर करेगी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार, ये लोग अभी इन 4 महीनों में कुछ करना चाहेंगे। इन 4 महीनों में सरकार गिराकर इधर बहुमत हासिल करके महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठना चाहेंगे, या जनादेश हासिल करके 4 महीने बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता में आना चाहेंगे। ये उनकी समझ के ऊपर निर्भर करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है दोनों ही स्थितियों में घाटा अगर किसी को होने जा रहा है तो सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और महाराष्ट्र में जैसे ही ये दृश्य परिवर्तन होगा, जैसे ही रंगमंच पर दृश्य बदलेंगे महाराष्ट्र वाले, उसके बाद बिहार आएगा और फिर दिल्ली में दृश्य भी बदलना शुरू होंगे। तो अभी हमें महाराष्ट्र पर नजर पहले रखना होगी, उसके बाद बिहार। जी राजीव जी, पहले महाराष्ट्र फिर बिहार, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। महाराष्ट्र पर नजरें टिकाए रखनी पड़ेंगी। जरा प्रशांत टंडन जी, महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या कहना है, और थोड़ा आप चाहें तो बिहार पे भी बात कर सकते हैं। जी देखिए राजीव जी,
ये जो शिंदे साहब बात कह रहे हैं कि केवल 400 सीट की बात नहीं है, इसमें वो सब बातें भी शामिल हैं। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। मछली, मीट, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुद्रा इत्यादि, जनता ने इन सब के साथ खड़े होने पर इनको सजा दी है और ये सजा अजीत पवार को भी मिली है। नंबर बता रहे और प्रशांत जी, मछली मंत्रालय दे दिया जेडीयू को जी। तो ये देखिए, इनको महाराष्ट्र में तो इनके साथ खड़े होने की सजा मिली है और वो नंबर बता रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के, कांग्रेस के, एनसीपी शरद पवार के और इन दोनों के। तो जनता ने पहला पोस्ट कार्ड इनको दे दिया है। अब इसके पहले कि इनको पार्सल भी मिले बड़ा सा, इनको समझ लेना चाहिए कि अगली राजनीति इनको क्या करनी है। और अगर थोड़ा सा इनको वक्त मिले तो देख लें कि भाई बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीआरएस, बीएसपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार, इनका क्या हश्र हुआ। वो जो लोग, वो पार्टियां जो कि बीजेपी को पर्दे के पीछे से संसद में मदद कर रही थी, उनका क्या हुआ। और ये संदेश नीतीश कुमार के लिए भी है, ये संदेश चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है। और महाराष्ट्र की बात राजीव जी जहां तक है, अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं। उस बीएमसी के चुनाव में और इसी साल महाराष्ट्र, झारखंड और 3 चुनाव हैं यहाँ पे इस साल। तो इन चुनावों में अगर बीजेपी को इनके पार्टनर से हार मिलती है तो बीजेपी के लिए बड़ा एक संदेश जाएगा कि अनटचेबल पार्टी है, इनके साथ जो हाथ मिलाता है वो चुनाव हार जाता है। और स्पष्ट तौर पे जो मैंने पहले कहा था कि अगर अर्जुन राम मेघवाल ने ये बयान दिया ही है, मीडिया में आ चुका, उनकी बाइट है, तो इसका खामियाजा चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार दोनों को मिलेगा, शिंदे को भी मिलेगा वहां पे महाराष्ट्र में, और इसी बीएमसी के चुनाव में मिलेगा। बशर्ते कि विपक्ष इनकी तरफ इस निगाह से न देखे कब पलटेंगे, इनके खिलाफ राजनीति शुरू करें। भाई आप अगर मान लीजिए कि मैंने अपराध नहीं किया है कोई, लेकिन मैं एक अपराधी की गवाही दे रहा हूं, तो मुझे समाज कैसे देखेगा? उस अपराधी के बराबर ही निगाह से मुझे देखेगा। तो आपने एक नफरत की राजनीति करने वाले पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ आप खड़े हुए हैं। संसद में आप उनकी जो है पार्टी का साथ देंगे, उनके साथ आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो इसकी सजा देखिए जनता तो देगी। और जनता ने एक संदेश तो दे ही दिया है इसी चुनाव में, और बहुत दिन नहीं हुए। एक दूसरी बात, जो गुलदस्ते की बात हमारे साथियों ने की, उस गुलदस्ते को जरा ध्यान से देखिए। जो गुलदस्ता आदान प्रदान हो रहा है, ये है बीजेपी का गुलदस्ता, जिसमें एक ही तरह के फूल है। अनोखा गुलदस्ता ढूंढ के लाए हैं। गुलदस्ते में तो कई रंग के फूल होते हैं, तो ये बीजेपी का गुलदस्ता है जिसमें सिर्फ एक ही रंग के फूल होते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति जो है वो अब लोकसभा के इलेक्शन ने एक तय कर दिया है कि राजनीति देश में ऐसे होगी। और इसी साल चुनाव है और हर चुनाव में बीजेपी को एक बोर्ड एग्जाम देना है जी। एक आखिरी बात मैं जरा डीबी लाइव के 7.5 मिलियन पे कह दूं कि देखिए, ये भी एक संकेत है, ये भी एक चुनाव का नतीजा है कि जिस मीडिया ने नफरत चलाई 10 साल, वो बीजेपी को बहुमत नहीं दिला सका। ये ताकत है उस मीडिया की जो निष्पक्ष है, जो बेबाकी से सवाल पूछता है सरकार सत्ता से,
और जनता ने उसको पसंद किया है। 11 करोड़ लोगों ने अगर देखा है तो ये उसकी गवाही है कि मीडिया या समाज किस तरीके की चीजों को देखना चाहता है। वो चाटुकारिता, वो सरकार के साथ ऐसे सवाल कि आप सोते क्यों नहीं है, थकते क्यों नहीं है, आम कैसे खाते हैं, इस तरीके के सवाल मीडिया से नहीं सुनना चाहती जनता। इसलिए ये वैकल्पिक मीडिया जिसको कहा जाता है वो वैकल्पिक नहीं है, अब वो मुख्य धारा का मीडिया है, क्योंकि विमर्श को प्रभावित वो मीडिया कर रहा है। चुनाव के नतीजे इस बात को दिखा रहे हैं। राजीव जी, इस पे चर्चा भी खूब हो रही है, लोग इस पे गहन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैकल्पिक मीडिया जो है ये क्यों आगे है, और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों पिछड़ रहा है। इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा में ये नहीं आ रहा है कि वो मीडिया नफरत कैसे परोसता रहा है और अभी भी उससे बाज नहीं आता है। चलिए खैर, सबके अपने काम है, लेकिन यहाँ ज़रूरत ये नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए स्वतंत्र कोई नहीं है। तो ये बात भी उस मीडिया हाउसेस को सोचना होगा, समझना होगा। खैर, आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास जल्दी से। सुनील जी, क्या लगता है, जरा नीतीश बाबू से लेकर एकनाथ शिंदे तक, नीतीश बाबू पे बहुत सारी बातें हो गई, अगर उसमें जोड़ना चाहते हैं जरूर जोड़िए, लेकिन जब हम केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं और उस सरकार में जिससे भी बात कीजिए वो यही कहता है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो उसके कई पैमाने हैं, उन पैमानों की बात करनी जरूरी है, उसका विश्लेषण जरूरी है, और यहां से एक रास्ता, एक राह हमको साफ साफ जो दिखाई दे वहां तक पहुंचने की जरूरत है। उस लिहाज से भी कहता हूं, एकनाथ शिंदे का ये बयान आज आना क्या मायने रखता है? ये बयान स्वाभाविक है राजीव जी। शिंदे साहब की प्राथमिकता क्या होगी? शिंदे साहब की प्राथमिकता अपने राज्य में अपनी राजनीति को बचाए रखने, आगे बढ़ाने, सत्ता में बने रहने की होगी, या नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने की होगी? स्वाभाविक है कि शिंदे साहब की प्राथमिकता अपने राज्य में सत्ता में बने रहने की होगी। और अगर उनको ये लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस अपने राजनीतिक लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाएंगे, तो अपने सिद्धांतों में, अपने रणनीति में परिवर्तन करेंगे। वो साफ साफ उनको ये दिखने लगा है कि क्या वह भारतीय जनता पार्टी के अपने वर्तमान संबंधों को आगे बढ़ा करके उस राजनीति को बनाए रख पाएंगे जो शिवसेना को तोड़ लेने के बाद अब तक चला रहे हैं। संभव नहीं है वो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में साफ साफ वो दिखाई पड़ गया। अन्य जो छोटे मोटे चुनाव हुए हैं उसमें भी दिखाई पड़ गया। आप कस्बा के उपचुनाव से याद कीजिए और लोकसभा के सामान्य निर्वाचन तक चले आइए। कस्बा की सीट भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार गई जो 1995 से हमें लगातार जीतती रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई और कांग्रेस से उसको हरा दिया। और लोकसभा के चुनाव आते आते और उनके सामने स्पष्ट हो गया कि किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र की जनता चाह रही है। और अगर वो अपनी राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको सोचना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी दूर तक चल सकते हैं, चले या न चले, अपने संबंधों में कितना सुधार कर लें, या अपने मूल पार्टी में लौट के चले जाएं। अब अपने मूल पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि उनको लेगी या नहीं लेगी। अब तक जो लोग शिवसेना से गए हैं उसको पार्टी ने नहीं लिया, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं नेताओं को तो ले लिया, बड़े कार्यकर्ता बड़े नेताओं को कभी नहीं लिया। ये चाहे नारायण राणे साहब रहे हों और चाहे न किसी नेता का भी आप नाम ले लीजिए। तो शिंदे साहब को उद्धव ठाकरे साहब लेंगे या नहीं लेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को तो ले सकते हैं। हो सकता है वही प्रयास कर रहे हो कि और अगर उनका जो उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं या उनके जो सांसद हैं, क्या वह केवल इस बिना पर बीजेपी के साथ रह सकते हैं कि वह अपने समर्थन से सरकार तो चलाते रहे, लेकिन महाराष्ट्र की राज्य सरकार जा सकती है? क्या यह जो अविश्वास, असुरक्षा का माहौल होगा वह उनको विवश नहीं करेगा कि वह अपनी राजनीति में बदलाव लावे? लोकसभा चुनाव का परिणाम जो महाराष्ट्र से आया है, मेरा अपना मानना यह है कि शिंदे साहब को अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर शिंदे साहब नहीं करेंगे तो उनके जो सांसद हैं वो अपनी राजनीति में परिवर्तन करेंगे। और मुझे लगता है कि श्रीकांत शिंदे को छोड़ करके अगर अधिकांश सांसद कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और ये सही है, बिहार की बात जो कही नरेंद्र जी ने, मैं उनसे सहमत हूं कि उनके सामने भी प्राथमिकता वही है कि वह बिहार में अपने राजनीतिक संदर्भ को बनाए रखेंगे या नेपथ्य में चले जाएंगे। यह सबसे बड़ी चीज है जी। और जिस तरीके से इस चुनाव में महागठबंधन की ताकत बढ़ी है,
39 सीटों में 39 सीटें जीता था बीजेपी ने पिछली बार। लेकिन उसके बाद से जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे आरजेडी ने अपनी जीत न दर्ज की हो, चाहे एक सीट जीती हो चाहे सभी सीटें जीत ली। इस तरीके से उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। यह संकेत और क्या, भारतीय नीतीश कुमार जी अपने सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे या सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाना चाहेंगे? किस बिना पर उनकी राजनीतिक ताकत बनी रहेगी, यह भी उनके लिए विचारणीय विषय है। और उनकी प्राथमिकता कतई नहीं होगी कि केंद्र की सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। उनकी प्राथमिकता यह होगी कि अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जेडीयू कहां तक रह पाएगा या उसके साथ उसका जन समर्थन कितना रह पाएगा। अगर उनको ये लगता है कि केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद उनको वो राजनीतिक डिविडेंड नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए या जिस अभिलाषा में वो इस सरकार के साथ में है, तो उनको अब इस गठबंधन से अलग होने में 1 सेकंड समय नहीं लगेगा। अगर उनको ये लगता है कि उनका जन समर्थन खिसक रहा, और ये लोकसभा के चुनाव में भी लगा भी, अगर उनके 3 वर्तमान सांसद चुनाव हार गए तो यह संकेत है कि आप किस कदर से आपके नीचे से जमीन जा रही है। ये ठीक है कि ज्यादा संख्या में उस गठबंधन के लोग जीत करके आए हैं, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के लोग जीत करके आए हैं, एनडीए के लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जन समर्थन इंटैक्ट बना हुआ है जी। ऐसे में दोनों, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी, ये दोनों के सामने स्थिति यही है कि चूंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाला है, बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला है, तो ये स्थिति है कि क्या हुआ है, अपने राज्य की राजनीति में उनका महत्व कितना बना रहेगा और अपने समर्थकों को कितना अपने साथ जुड़े रहने में सफल हो पाएंगे। अगर उनको लगता है कि इस गठबंधन में रहने से न तो उनको राजनीतिक लाभ है, न ताकत का लाभ है, न जन समर्थन उनका बचा रह पाएगा, तो उनको इस गठबंधन से अलग होने में बहुत समय लगेगा नहीं। और अगर नेता न भी माने तो मुझे लगता है कि जो उनके नीचे के रैंक एंड फाइल है उसको अलग होने में बहुत समय नहीं लगेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। धनंजय जी, कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति को? महाराष्ट्र की राजनीति पे बड़ा बारीक जो है विश्लेषण कर दिया सुनील भाई ने। सुनील जी की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि वो रहते इलाहाबाद में, तारीफ बना देते हैं मुंबई को एकदम अपना इलाका। मुझसे ज्यादा बढ़िया विश्लेषण कर दिया। फिर भी मैं बताऊं, बहुत सही कहा उन्होंने कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में, शिवसेना में कई सारे लोगों का आना, खास करके जो नेता जो तोड़ने वाले थे उनका आना संभव नहीं है, क्योंकि शिवसेना का जो चरित्र रहा है बाला साहब ठाकरे की वजह से, वो नहीं झुकने वाला चरित्र रहा, और एक बार वो डिसीजन ले लेते हैं तो ले लेते हैं। तो शिंदे की पार्टी के कुछ लोग शायद आए तो शायद उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन ये जो चलाया जा रहा है शुरू से, आज मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है कि शिवसेना के सांसद उनके संपर्क में हैं और टूटने वाले हैं, नए वाले, गप है, गप के सिवा कुछ नहीं। अब फिर बात आती है कि अजित पवार जी के हिसाब में क्या स्थिति है। तो अजित पवार जी की स्थिति यह है कि वो न 3 में है न 13 में, उनके पास अब एक ही रास्ता है, तो या तो राजनीतिक तौर पे वनवास ले ले, खत्म हो गई कहानी, या फिर चाचा जी के साथ मिल जाए, बोले कि चाचा जी हमसे गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए राजनीति को, अब ज्यादा बड़े राजनीतिक। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने यह बताया कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कोई राजनीतिक है तो शरद पवार ही अभी है, 80% सफलता दर किसी की नहीं है जो शरद पवार जी के। 10 उम्मीदवार खड़े किए, 8 जीत गए। बताइए, बूढ़ा आदमी 43 साल का, 83 साल का, जिसको भतीजे ने कह दिया, जिस भतीजे को बनाया, प्रशांत भाई बॉम्बे में काम कर चुके हैं इसलिए अच्छी तरह जानते हैं शरद पवार जी के राजनीति को, अजित पवार जी के राजनीति। तो जिस चाचा ने बनाया, अपने बेटी की तरफ मुख्यमंत्री बनाया, इतने साल सत्ता सुख लेने दिया, उसने कहा कि बूढ़ा आदमी हो गया और घर में बैठे, इससे ज्यादा अनादर क्या हो सकता है। दूसरी बात, उनके विधायक उनके पास नहीं रहने वाले। अगर अजित पवार अपने रह भी जाएं किसी तरह इधर उधर करके, उनके विधायक नहीं रहने वाले। और शिवसेना के भी बहुत लोग इधर से उधर होंगे। अभी चुनाव का समय अभी आया नहीं है, 30 सितंबर में चुनाव है। प्रशांत भाई कह रहे थे कि पहले बीएमसी का चुनाव है, मुझे नहीं लगता पहले प्रशांत भाई बीएमसी का चुनाव होगा, पहले जो है विधानसभा चुनाव होना है। और विधानसभा चुनाव में ये क्लियर हो गया है कि इस बार महाविकास आघाड़ी ही सरकार बनाएगी लगभग। भविष्य तो मैं नहीं बता सकता 100% यही होगा, लेकिन जो समीकरण है, जो जिस तरह से वोटिंग हुई और जिस तरह से चीजें हुई, देखिए कई सीटें महाविकास आघाड़ी इसलिए भी हार गई कि कई दूसरे दल जो थे, जैसे AIMIM, जो 2 जगह उनकी वजह से हार गए लोग, क्योंकि 2nd पोजीशन पे वो रहे। तो एक जो यूपी में जिस तरह से हुआ वो महाराष्ट्र में हो नहीं पाया। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सबसे बुरा अगर किसी के साथ हुआ,
अजित पवार के बाद तो बीजेपी के साथ हुआ, और बीजेपी के साथ 23 सांसद थे और 9 सांसद बचे। अब वो हंसे या रोए वाला सवाल है। तो उड़ीसा में उन्होंने सरकार बना ली, नया राज्य मिल गया और बीजेपी को ये बहुत खुशी मनाने का है सबब, लेकिन महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल गया। ये दुख मनाने के लिए उनके पास कारण है, और महाविकास आघाड़ी इस बात पर खुश हो कि उनके पास स्थितियां बेहतर बनी है। लेकिन अब एक और सवाल मैं करूं जो कांग्रेस को सोचना है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो 14 सीटें मिली है उनको, 13 सीटें मिली है और एक और आ गया सांगली से, वो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को या अपने जो उनका संगठन है उनको मजबूती से कैसे और आगे बढ़ाए, इस पर विचार कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी जो 14 सीटें मिली है उसमें बहुत बड़ा हाथ है राहुल गांधी के कि देश में सत्ता बदलेगी। महाराष्ट्र में क्या होगा उसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे लगता है तीनों का, हालांकि शरद पवार जी ने कहा है कि मैं जो है अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है 10 जून को कि आपको विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी कर देनी है। और मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने जो कहा है बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है, और महाराष्ट्र में राजनीति जो है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है, बीजेपी के साथ जो बैठे हैं उनके लिए चिंताजनक है, शिवसेना के लिए नहीं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शिवसेना के लिए नहीं है। और महाविकास आघाड़ी सरकार में आ सकता है ये गठबंधन, ये आप कह रहे हैं, और लगातार जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं वो इस बात को लगातार कह भी रहे हैं। जरा नवेंदु जी जरा आपसे भी समझूं, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। इस चर्चा में हम लोग खूब बहुत बातें कर लिए नीतीश बाबू पे भी और इधर एकनाथ शिंदे पे भी, लेकिन ये समझना जरूरी है यहाँ से कि आने वाले समय में होने क्या जा रहा है, और खासकर केंद्र की सरकार कितने दिनों तक रहने वाली है। अभी 24 तारीख से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लोकसभा 24 से और 27 से राज्यसभा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ आपको दिखता है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है या अभी सब शांतिपूर्ण चलेगा? जी राजीव जी, अभी तो मुझे लग रहा है कि 24 तारीख तक शांतिपूर्ण ही चलेगा और अंदर ही चलेगा। महाराष्ट्र में कुछ हो सकता है कि गति ज्यादा पॉलिटिक्स की वहाँ तेज लग रही है। महाराष्ट्र में सुनील जी ने भी और फिर धनंजय ने भी बहुत बातें की, प्रशांत जी ने भी। मुझे बस 2-3 बातें ही कहनी है महाराष्ट्र को लेकर के। जो शिंदे की मुश्किलें, शिंदे की पॉलिटिक्स को अगर मतलब इधर हम देख रहे हैं नीतीश की पॉलिटिक्स या फिर नायडू की पॉलिटिक्स, तो उस आलोक में देखें अगर, तो शिंदे की मुश्किल क्या है कि इस चुनाव ने दरअसल ये तय कर दिया कि मराठी मानुष जो है वो किसके साथ है, मराठी अस्मिता किसके साथ है, शिवसेना को कौन लोग समझ रहे हैं कि कौन असली है कौन नकली है। ये जो जनादेश आ गया ना इस चुनाव में, ये शिंदे की पूरी उस पॉलिटिक्स पर पानी फिर दिया जिस पॉलिटिक्स को लेकर वो आगे बीजेपी के साथ होना चाहते थे या बार्गेन करना चाहते थे। अब मुश्किल ये है कि बीजेपी में या तो मर्ज कर जाए शिंदे, एक ये स्थिति हो सकती है जो वो चाहेंगे नहीं, और वो नहीं चाहेंगे तो फिर उनके सामने बेहतर स्थिति तो यही बन गई है कि वो फिर से दोनों मिलकर शिवसेना हो जाए। तो ये शिंदे के सामने ये विकल्प बेहतर है, और कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी में मर्जर से भी उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि और ज्यादा वो पिछलग्गू बनकर रहेंगे। और दूसरी बात है कि अगर अलग अस्तित्व बनाकर रहते हैं तो भी जो है जनता ने बता दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो एक जो बात है ना जो मराठी पॉलिटिक्स को लेकर के, उसमें इस जनादेश ने ये सारी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो जैसे मैं बिहार में बात कर रहा था कि नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही कोई फैसला लेंगे, वैसे शिंदे के सामने ये स्थिति आ गई है कि उनको मराठी मानुष को लेकर के वो फैसला लेना है, और वो अब किधर जाते हैं ये उनके आगे पॉलिटिक्स पर निर्भर करेगा। बिहार में राजीव जी एक बात है जो अभी साथियों ने कहा कि नीतीश एक बहुत बिगर पॉलिटिक्स के नेता है, और वो पॉलिटिक्स जो है मुझे लग रहा है कि सेकुलर पॉलिटिक्स को भी सूट करती है, और वो जो है साथ चलने के मामले में जो ये धार्मिक रिलीजियस पॉलिटिक्स है इसको भी सूट करती है। लेकिन वो इस तौर पर सूट करती है कि नीतीश उस कद के नेता अपने को उन्होंने बना लिया अपनी पूरी उस राजनीति रणनीति से कि वो साफ साफ लालू की तरह राजनीति नहीं करते हैं, वो साफ साफ राहुल की तरह भी राजनीति नहीं करते हैं, नीतीश कुमार नीतीश की तरह राजनीति करते हैं। और वो राजनीति ये है कि आपने देखा कि
पूरे देश में 2014 के बाद भी मोदी का उभार आया, 19 में भी वो बड़ा उभार आया, और फिर जो है अब 24 में भी आकर के जो स्थिति बनी चुनाव के, जो रिजल्ट सामने है, तो आपने देखा कि बिहार में जो है वो नीतीश कुमार ने पूरे तौर पर मोदी की पॉलिटिक्स और मोदी के इस कम्युनल पॉलिटिक्स, इन दोनों को कंट्रोल करके रखा है। और ये एक उनकी सबसे बड़ी बात है जो नीतीश को नीतीश बनाती है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत साफ है कि वो जब भी पूरी राजनीतिक यात्रा में वो दिखाई देता है कि वो अगर बीजेपी के साथ हैं तो बड़े भाई की भूमिका में ही रहेंगे। तो वो बड़े भाई की भूमिका, वो सेकुलर पॉलिटिक्स, ये दोनों शायद बीजेपी के उस सपने को, उस रथ को भी बिहार में रोक कर रखा है। और बिहार चूंकि हिंदी प्रदेशों का एक अहम प्रदेश है, तो यूपी में भी छा गए, आपने देखा बीजेपी छा गई, योगी मोदी छा गए, लेकिन बिहार में फिर भी उसको दूर रखा है। तो ये एक बात है, और नीतीश की यही ताकत है जो मुझे लगता है कि उनको इस स्थिति में खड़ा करती है कि वो चाहे तो इंडिया गठबंधन की तरफ भी मूव कर सकते हैं, वो चाहे तो एनडीए की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें बिहार और बिहार के हित की बात, वो बिहार का हित क्या है? अगर छोड़ दे, मान लीजिए नीतीश हट जाए बीच में, जो बीजेपी चाहती है कि सीधे लड़ाई हो आरजेडी वर्सेज बीजेपी, नीतीश यही नहीं होने देते हैं, ये मुश्किल है। तो नीतीश अगर हट जाए तो फिर बीजेपी और मजबूत स्थिति में बिहार में हो सकती है। मैं ये नहीं कहा कि हो ही जाएगी, हो सकती है। तो नीतीश उस पॉलिटिक्स का नाम है कि उन्होंने जो है बीजेपी की भी गर्दन एक पकड़ के रखी हुई है, और साथ साथ जो है अपना शासन भी चला रहे हैं और आरजेडी को भी कमान में रखे रहते हैं। एक बात और कि सामाजिक न्याय के पूरे इस दौर में नीतीश की पॉलिटिक्स और उनके वोटर, उनका जो सपोर्टिंग क्लास है, वो क्लास जो है वो पूरे बिहार के एक इंक्लूसिव क्लास या कहें इंक्लूसिव वोटर के उस मेंटेलिटी और या उसके साथ चलता है। जैसे लालू बिल्कुल है कि सामाजिक न्याय के पिछड़े नेता, वो कोशिश करते हैं निकलने के लिए, तेजस्वी कोशिश करते हैं A to Z करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ लगभग सारे वर्गों का, सारी जातियों का, जमातों का एक समन्वय स्थापित हो पाता है, और इस कारण भी घूम फिर करके नीतीश जो है वो बिहार के नेता बनकर सामने दिखाई देते हैं। तो ये बात है। तो नीतीश की पॉलिटिक्स का यही मामला है, और ये पॉलिटिक्स इंडिया को भी मुझे लग रहा है कि आगे भविष्य में फायदा पहुंचाने वाली है, इंडिया गठबंधन को भी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो वही रहेंगे मुझे लग रहा अंततः जहां की उनकी वो पॉलिटिक्स जो है सेकुलर पॉलिटिक्स सूट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते ये खबर आप लोगों को बता दूं कि कुवैत में आज सुबह सुबह एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, और वहां अब तक 49 लोगों की जान गई, जिसमें से 40 भारतीय हैं, मजदूर हैं, और वो किचन में आग लगी, उसके बाद से इतने लोगों की जान चली गई। सब यहाँ से हिंदुस्तान से विदेश मंत्रालय जो है वो स्पेशल ध्यान रखे हुए है, और उन परिवारों को और उनसे संपर्क कैसे हो वहाँ रहने वाले लोगों से, इसके लिए एक हॉटलाइन भी जारी किया गया है। तो ये कुवैत की घटना है, लेकिन वहाँ 49 में से 40 भारतीय हैं जिनकी जान गई है आग लगने से एक बहुमंजिली इमारत में। और कुवैत शहर में मंगाफ, कुवैत में ही मंगाफ शहर है, वहाँ पे ये घटना घटी है। तो एक सूचना आप सब जानते हैं, जो कई सारे साथी डीबी लाइव को कुवैत से भी देखते हैं, तो अगर कोई हताहत है या जिसकी जान चली गई है, उनके परिजनों को डीबी लाइव हम सब इस कठिन घड़ी में हिम्मत बढ़ाए, और उसके लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग हिम्मत रखिए। और हो सकता है जो अफरा तफरी का आलम होता है हिंदुस्तान में, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान से बाहर हैं आपके परिजन, तो संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। और लेकिन दुखद घटना है ये कुवैत की, और 40 लोग जो हैं वो भारतीय हैं, और बाकी टोटल 49 इनकी जान गई है। कुवैत प्रशासन इस पर गहरी निगाह रखे हुए है। वहाँ और भारत, कुवैत और हिंदुस्तान के बीच में संपर्क चल रहा है। ये सुबह 8:30 बजे की घटना है सुबह की, लेकिन खबर हिंदुस्तान में देर से आई, और उसके बाद से अभी अफरा तफरी का आलम हिंदुस्तान में भी है। 40 मजदूरों की जान गई है, भारतीय मजदूरों की। छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, लेकिन ये दुखद है, और हमारी पूरी संवेदना
उन परिवार। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।